अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखो आपके साथ रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे और हमने आपके साथ बड़े सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए और मुझे लगता है आज हमें एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दूसरा एक एडजस्टमेंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बच्चे इसको गलती कर देते हैं। तो ये रीज़न था मैंने उठाया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आपको ना देखो, अब आप कई क्वेश्चंस कर चुके हो रिटायरमेंट के। देखो अब आप जब इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो अब ना आप थोड़ा पेपर के बारे में सोचो। पेपर के बारे में सोचने से क्या मतलब है मेरा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो पता है क्वेश्चन ऊपर से ना पढ़ के क्वेश्चन को अब आप नीचे से पढ़ो। देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, NSGR पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio 2:3:5 on 31st March 2016 their balance sheet was as under। क्वेश्चन ने ऊपर में क्या बताया कि 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:5 है और उसने कहा ये हमने 31 मार्च की बैलेंस शीट दे दी। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चन को नीचे से पढ़ें। देखो नीचे से क्या मतलब है, ये देखो सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। यहां उसने क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीत रिटायरमेंट। तो आपको ये आइडिया हो गया कि पेपर में आपको जर्नल एंट्री बनानी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो अगर आप पहले नहीं पढ़ोगे तो पता है क्या होगा, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, आप यहां से शुरू करोगे और पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे, लास्ट में जाके पढ़ोगे कि हमें क्या बनाना है। इससे क्या होगा दोस्त, आपने पढ़ने में कम से कम 2 मिनट अपने निकाल दिए। उसके बाद जब आप वो चीज करने बैठोगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर क्वेश्चन ने अकाउंट बनाने को बोला तो आप अकाउंट बनाओगे, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अब तो इससे थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा मैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जब आप पेपर के लिए तैयारी करेंगे तो आप ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करें। अब आपने चीजें सीख ली हैं, अब हमें क्या बनना है, रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं। तो हम लोग नीचे से हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। ये पढ़ते ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट में हमने अपनी आंसर शीट में फॉर्मेट जर्नल एंट्री का तैयार कर दिया। भाई बहुत इजी बात है, जर्नल एंट्री बोली है तो उसका फॉर्मेट तैयार कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, और बैलेंस शीट नहीं बोली उसने बनाने के लिए। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? द आंसर इज यस। पेपर में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि केवल जर्नल एंट्री पास करनी हो, बैलेंस शीट नहीं है। कितने मार्क्स का आएगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, तो 6 नंबर में ये आ सकता है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आओ पढ़ते हैं, बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो NSG 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:3:5। ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा ये हमने बैलेंस शीट दे रखी है, आओ बैलेंस शीट को समझते हैं। क्रेडिटर्स 1,65,000, जर्नल रिजर्व 90,000। अब सब बताओ मुझे, ये जर्नल रिजर्व जो है, क्या ये जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा? जल्दी से बताओ दोस्त, क्या ये जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा? द आंसर इज यस।
ये सब के सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जर्नल रिजर्व इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, तो रिटायरमेंट पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आओ, अब जैसे ही आपने ये पढ़ा, अब आप तुरंत इसकी एंट्री पास कर दोगे। अब ना आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, रिक्वायरमेंट पहले ही पढ़ रखी है, डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हो। इससे आपका थोड़ा टाइम बचता है। आओ हम इसकी एंट्री पास करें। क्या एंट्री होगी? मैं बिल्कुल आज आराम आराम से काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ करें। बताओ, जर्नल रिजर्व को बांटने की क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व जब बटेगा तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व खत्म हो जाएगा और बाकी सारे पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। कौन कौन है? टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, और कौन है? टू जीस कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन दे दो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें अमाउंट बताने हैं। देखो 90,000 का रिजर्व है, तो जब बटा होगा तो डेबिट 90,000 से हो गया, तो 90,000 को तो मैंने डेबिट कर दिया। अब पार्टनर्स को पैसे मिले हैं रिजर्व के, तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। किस किस को कितना कितना मिलेगा ये आप लोग निकालेंगे। आपके पास देखो रेशो है, रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, जल्दी से कैलकुलेट करो और देखो, देखते हैं कौन सा बच्चा करता है सबसे पहले। तो 90,000 टोटल है, एन को कितना मिलेगा देख लो, रेशो 2/10, तो 90,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 18,000, तो एन को मिल रहा है 18,000। इसको कितना मिलेगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 3, इसका रेशियो है 3/10 दैट मीन्स 27,000, और इसको मिल जाएगा 45,000। तो जैसे ही हमने रिजर्व देखा, हमने तुरंत ट्रीटमेंट कर दिया, इससे हमारा टाइम बचा। आओ और देखें आगे क्या क्वेश्चन में बोल रखा है। ये आज पता नहीं बड़ा अटक क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लैपटॉप इतना ज़्यादा तो ये नहीं अटकता था, तो आज ये क्यों अटक रहा है, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। ये देखो नीचे कैपिटल्स दे रखे हैं, एन का कैपिटल, एस का कैपिटल, जी का कैपिटल। बताओ जर्नल एंट्री में क्या इसका कोई काम है? कोई काम नहीं है इसका। अच्छा, एसेट साइड पे जरा नजर मारे तो कैश है 1,20,000, डेटर्स 1,35,000 के हैं, लेस प्रोविजन 15,000, और बाहर लिख रखे हैं 1,20,000 के। चलो, स्टॉक 1,50,000, मशीनरी 4,50,000, ये देखो पेटेंट्स 90,000, बिल्डिंग 3 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या कोई एसेट होता है क्या? ये कोई एसेट नहीं होता, ये लॉस है, और इस लॉस को हमें हमारी बैलेंस शीट से साफ करना पड़ता है। बिकॉज इट इज अ लॉस, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो जैसे ही आपने इसको पढ़ा, राइट ऑफ की एंट्री पास करो। जल्दी से सब दोस्त बताएंगे कि राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी। राइट ऑफ के अंदर सबकी कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस बियर कर रहे हैं, अब सब लॉस को खत्म कर रहे हैं, तो कैपिटल अब कम हो जाएगी। तो आओ एंट्री करें, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बिल्कुल आज पता है मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं एकदम, ताकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे से आगे चलें आज, क्योंकि आप मेरे से आगे चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। जीस कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
मैंने प्रॉफिट और लॉस को खत्म कर दिया। देखो 75,000 का था और मैंने इसको ना क्रेडिट कर दिया 75,000। अब डेबिट आप बताओ, क्या इनका रेशियो आपको पता है? द आंसर इज यस, रेशियो आपको पता है 2:3:5। जल्दी से कैलकुलेट करो और देखो क्या आता है। 75,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 2, दैट इज 15,000। इसका कितना आएगा? 75,000 22,500 और इसका कितना आएगा? दैट इज 37,500। तो ये भी हमने बांट दिया। बीइंग लॉस राइट ऑफ, ये हमने राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट और लॉस। चलो अब आ जाओ। तो बैलेंस शीट का हमने क्या काम कर दिया? बैलेंस शीट में देखो रिजर्व बांटने की चीज होती है, वो हमने बांट दी। लॉस राइट ऑफ करने का होता है, हमने वो कर दिया। अब हम नीचे आते हैं हमारी एडजस्टमेंट पे। देखो जी रिटायर्ड हो रहा है। ऑन दी अबव डेट इट वॉज एग्रीड दैट, कुछ शर्तें मंजूर होती हैं। जब रिटायरमेंट होता है तो कुछ रीवैल्यूएशंस होती हैं। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ओ माई गॉड, 6,000 के डेटर पैसे ही नहीं देंगे। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन। बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है ये वाला पॉइंट पेपर में इतनी बार आ चुका है, पर बच्चे इस वाले पॉइंट में माइनर सी गलती कराते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा क्या गलती करते हैं। एक छोटी सी गलती है, उसकी वजह से उनका 1.25 नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी आ जाता है और इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में भी आएगा। तो एक माइनर सी गलती अभी मैं बताऊंगा। ये एडजस्टमेंट अभी हम अच्छे से करेंगे। और ये एडजस्टमेंट वैसे मैंने आपको ना एडमिशन में भी कराई थी, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट में फिर से करा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे भूल गए होंगे। चलो इसके बाद कहता है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? हमारी बैलेंस शीट में जो पेटेंट्स पड़े हैं, देखो पेटेंट्स है ना 90,000 के, ये देखो 90,000 के पेटेंट्स हैं। कहता है इसको राइट ऑफ कर दो, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पेटेंट की, बेकार है हमारे पेटेंट। जब हमारे पेटेंट बेकार हैं तो उसको एसेट्स से हटाना पड़ेगा। कंप्लीटली राइट ऑफ करने को बोला है, कंप्लीटली बैलेंस शीट से हटाने को बोला है। तो कंप्लीटली हटाएंगे तो क्या होगा? एसेट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा और पढ़ते हैं। कहता है स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। कहता है स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाओ, मशीनरी पे लगाओ, बिल्डिंग पे लगाओ 5% का, इनसे इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, वैसे मुझे बताना, बिल्डिंग पे तो चलो डेप्रिसिएशन आपने सुना है, मशीनरी पे भी सुना है, क्या स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, क्या स्टॉक पे लगता है? दिमाग लगाओ। द आंसर इज यस, स्टॉक पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बिग बाजार, जब आप बिग बाजार में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ना वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका एक प्रोडक्ट है वो उसकी ना एक्सपायरी डेट आने वाली है, जैसे जूसेस में होता है, वो जूस आता है, रियल का जूस आता है, या आप क्या कहते हो उसको, ट्रॉफिकाना, तो उस पे ना जैसे ही उनको लगता है कि उनकी एक्सपायरी डेट आने वाली है तो वो क्या करते हैं, उसका कॉम्बो बना देते हैं। कॉम्बो में क्या कर दिया, वो कहते हैं 2 खरीदो 30 रुपीज ऑफ। तो क्या उन्होंने अपने स्टॉक का प्राइस कम कर दिया? द आंसर इज यस, उन्होंने अपना स्टॉक का प्राइस कम कर दिया। यही तो होता है स्टॉक का डेप्रिसिएशन। स्टॉक की वैल्यू भी गिर जाती है, आपको पता है। ये अधिकतर होता है एसएमजी कंपनियों में, मतलब एसएमजी होता है स्लो मूविंग गुड्स, जहां पे आइटम जल्दी से नहीं बिकते। और बताता हूं, आईफोन देखो, जब आईफोन 11 नया नया आया था तो मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपए का था। आईफोन 10 था, पता नहीं 11 था, मुझे तो ये भी नहीं पता।
तो जब वो था तो 1 लाख रुपए का लगभग था, और अब क्या वो 1 लाख का मिल रहा है? 50-60 हजार में भी मुझे लगता है मिल जाते हैं वो लोग। तो अब उनकी स्टॉक का प्राइस कम हो गया, तो दैट इज स्टॉक का डेप्रिसिएशन। स्टॉक में भी रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन लगते हैं। तो कहता है पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाओ 5% का। आओ इसकी एंट्री पास करें। ए वाली एंट्री अभी मैंने नहीं कराई, मैं बी वाली एंट्री करा रहा हूं। आओ एंट्री करें। देखो दोस्त, मुझे बात बताओ, क्या पेटेंट की वैल्यू पूरी तरह खत्म हो गई? 2 पेटेंट। पेटेंट कितने के हैं? 90,000 के। और क्वेश्चन ने बोला पेटेंट्स विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो 90,000 पेटेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कंप्लीटली बैलेंस शीट से हट जाएंगे अभी। ओके, कहता है स्टॉक के ऊपर 5% डेप लगाओ। तो देखो स्टॉक कितने का है? 1,50,000 का है। लगाओ सब बच्चे 5% लगाओ। 1,50,000 इंटू में 5% कितना आएगा? बिल्कुल आराम से टू स्टॉक 7,500। स्टॉक का प्राइस कम हो गया, स्टॉक को मैंने डेप्रिशिएट कर दिया। आओ, और किसको डेप्रिशिएशन करने को बोला है? बिल्डिंग को बोला है। तो बिल्डिंग की वैल्यू है 3 लाख, इस पे भी 5% डेप लगाओ। 3 लाख इंटू में 5% कितना हो गया? टू बिल्डिंग 15,000। बिल्डिंग पे भी डेप लग गया, कितना? 15,000। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद उसने क्या मशीनरी पे भी डेप लगाने को बोला था? हाँ, मशीनरी है 4,50,000 की, इसके ऊपर भी 5% निकालो। 5% कितना आएगा? 22,500। टू मशीनरी 22,500। तो आप मुझे बात बताओ, मैंने मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस कर दी, पेटेंट तो पूरे के पूरे खत्म कर दिए, स्टॉक की कर दी, बिल्डिंग की कर दी, ये सब चीजों की वैल्यू कम हो रही है, तो कौन सा अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा? ये रीवैल्यूएशन है, तो कौन सा अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा? द आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज ये रीवैल्यूएशन की बातें हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करूंगा। अब हम ना इसका टोटल लगाएंगे, 22,500 जो भी क्रेडिट किया है, क्रेडिट का टोटल लगा दो। 7,500 प्लस 15,000 दैट इज 1,35,000। बोलो क्या कोई मुश्किल है? बीइंग रीवैल्यूएशन एंट्री पास्ट, क्या कोई मुश्किल है? नहीं, जो क्वेश्चन ने बोला वही हमने कर दिया बस। अच्छा, मेरे को एक बात बताने का बड़ा मन है, तो मैं सोचा बता ही दूं। ये जो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेप्रिसिएशन रियल लाइफ में कितने % चार्ज होता होगा? रियल लाइफ में मान लो एक बिल्डिंग है एकदम, तो उसमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? कभी आपने इमेजिन किया है? अभी तो क्वेश्चन आपको बता देता है, कल को आप किसी कंपनी में जाओ, कंपनी के CFO बन जाओ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CFO बन गए आप रिलायंस कंपनी के, तो अंबानी आपसे कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन निकालो, तो आप कितने % चार्ज करेंगे? तो ये आपको कैसे पता लगता है रियल लाइफ में? तो मैं बताऊं, रियल लाइफ में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेप्रिसिएशन की रेट की लिस्ट दे रखी है, तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कौन से एसेट पे क्या रेट है और वो अप्लाई कर देते हैं। ये रेट की लिस्ट दे रखी है सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जैसे कि मैं बताऊं, बिल्डिंग के ऊपर रेट दे रखा है, हमें बिल्डिंग पे देखना पड़ता है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। कॉमर्शियल है तो 10%, रेजिडेंशियल है तो 5%, प्लांट और मशीनरी जो आप देखते हो 15%, फर्नीचर 10%। तो आओ मैं आपको क्या दिखाऊं उसका रेट। आओ एक बार हम ना चल के देखते हैं। रियल लाइफ की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो एक सेकेंड, हम आपको थोड़ी आज रियल लाइफ की नॉलेज भी दें।
आज तो कसम से बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा है ये लैपटॉप, और बड़ी दिक्कत वाली बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इसका। और ये अब नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ गया। अब ये गूगल किधर से खुलेगा? ये लो, चलो यहीं से ही खोल देते हैं। सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1932, आओ दिखाएं। देखो, सेक्शन 32 है डेप्रीशिएशन का। इसमें ना रेट्स होते हैं कि इस एसेट के ऊपर कितना रेट लगेगा, इसके ऊपर इतना, लेकिन क्या हमें कोई मतलब है? नहीं। तो क्यों देख रहे हैं? ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। कल को आप जब जाओगे, केवल इस पढ़ाई से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको रियल वर्ल्ड में पता होना चाहिए कि क्या होता है। आओ देखें। ये कुछ उन्होंने बता रखा है कि कैसे कंप्यूट होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, एसएलएम से, वगैरह वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं गूगल पे जाके, ऑनलाइन देखो क्या डालना है आपको। सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि मेरे यहाँ पे बड़ा ना धीरे चल रहा है कंप्यूटर, तो मुझे आज लगता नहीं कि मैं क्लास भी पूरी कर पाऊंगा जिस हिसाब से कंप्यूटर चल रहा है। चलो, मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 बताई, ये रही, कि हमने पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। कहते हैं एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक व्यक्ति को पैसे देने थे पर मुझे पता ही नहीं था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, क्रेडिटर था जिसको पैसे देने थे पर मेरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था। तो अब हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर जब बुक्स में आएगा तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर जब आएगा तो एंट्री होगी, क्रेडिटर आएगा तो देखो, क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी आ रही है तो क्रेडिट होगी। और नुकसान कौन झेलेगा? नुकसान झेलेगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रिएटेड। कितना आएगा इसके अंदर? 30,000। बहुत ही सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 3 भी खत्म। इसके बाद उसने लिखा है कि इनका फ्यूचर रेशियो क्या होगा, और गुडविल की बात कर दी। तो बेसिकली अब हमारे पास 2 एंट्री रहती हैं, एक तो गुडविल की और एक मैंने जो आपको सिखानी है ए वाली। आओ ए वाली सीखते हैं सबसे पहले। बिल्कुल आराम से देखना, हालांकि कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन बस बच्चे एक माइनर सी गलती कर देते हैं, उसके लिए मुझे सिखाना पड़ता है। ये देखो, आपने कितने पैसे आज की डेट में, ध्यान से बताना, आज की डेट में आपने अपने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 1,35,000 की 1,20,000? सोच समझ के बताना। आज की डेट में आपने अपने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? तो आंसर है 1,35,000। 1,35,000 में से आपने 15,000 जो माइनस किए हैं, ये क्या है? ये वो एक्सपेक्टेशन है आपको। प्रोविजन मतलब क्या? एक्सपेक्टेशन कि मुझे 15,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लेने कितने हैं? रियल में कितने लेने हैं? 1,35,000। ठीक है, डेटर्स मेरे कितने हैं? 1,35,000। ये रियल में लेने हैं, रियल में लेने हैं। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन कहता है डेटर्स ऑफ 6,000 विल रिटर्न ऑफ एज बैड डेट।
6,000 के डेटर क्या हो गए? बैड डेट हो गए। क्या बैड डेट वाले कभी पैसा देते हैं कि नहीं देते? द आंसर इज नो। क्या विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो ओनर था, क्या आज तक पैसे ले पा रहा है हमारा बैंक उनसे? कहां से ले पा रहा है? वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे नहीं रिकवर्ड होते उनसे। तो अब मुझे बात बताओ, क्या ये अब मेरे डेटर 1,35,000 के रहे कि उसमें से 6,000 माइनस कर दूं? 6,000 माइनस कर दूंगा। ओके, 6,000 माइनस कर दूंगा। लेस बैड डेट कितने के? 6,000 के माइनस कर दूंगा। अब मैंने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? अब मैंने लेने हैं 1,29,000 डेटर से। ठीक है, आगे क्या लिखा है? कहता है प्रोविजन बनाओ 5% का ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्वेश्चन कह रहा है 5% प्रोविजन भी बनाओ। अब प्रोविजन किस अमाउंट पे बनेगा? जो 5% बनेगा वो किस फिगर पे बनेगा? तो मेरे बच्चे 5% बनता है ऑन न्यू वैल्यू ऑफ डेटर। न्यू वैल्यू ऑफ डेटर, न्यू वैल्यू ऑफ डेटर का मतलब होता है अब मैंने डेटर से कितने पैसे लेने हैं। अब मेरे डेटर 1,29,000 के हैं, 1,35,000 तो मिल ही नहीं सकते अब, क्योंकि 6,000 तो बेड डेट हो चुके हैं, ये तो मिल ही नहीं सकते। अब कितने मिल सकते हैं? 1,29,000। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो कैन यू टेल मी कितना बनेगा? बिल्कुल सर, 1,29,000 इंटू में 5/100, ये मुझे बनाना है। तो कितना आएगा ये? इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 6450। 6450। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं सर 6450 प्रोविजन बनाना है। ठीक है, यहां तक बच्चे बिल्कुल सही करते हैं, यहां तक कोई बच्चा गलत नहीं करता। वो कहते हैं सर 6450 प्रोविजन बनाना है। लेकिन सर देखो, बैलेंस शीट में ऑलरेडी 15,000 प्रोविजन है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी 15,000 प्रोविजन है और हमें तो केवल 6450 चाहिए। तो बाकी प्रोविजन को खत्म कर देते हैं सर, बाकी प्रोविजन को खत्म कर देते हैं सर। 8550 को हम खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये बच्चे एंट्री पास कर देते हैं, ये चीज गलत कर देते हैं। वो पता है क्या कर देते हैं? वो इतना प्रोविजन कैंसिल कर देते हैं, और ये ही ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा गलत है। ये माइनर सी गलती आपके पेपर में 2 नंबर कटवा देगी। अब देखो करना कैसे है। आपका प्रोविजन कितना है बैलेंस शीट में? प्रोविजन कितना है बैलेंस शीट में? 15,000। देखो 15,000। क्या 15,000 है कि इसमें से भी बेड डेट माइनस होगा? है सर, इसमें से भी बेड डेट माइनस होगा। जो बेड डेट हुआ वो प्रोविजन में से भी माइनस होगा। है सर, ये क्या बात हुई? प्रोविजन में से क्यों माइनस होगा? बेड डेट प्रोविजन में से क्यों माइनस होगा? अब आपके मन में ना ये सवाल आ रहा होगा, बेड डेट प्रोविजन के क्यों माइनस होगा? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, जो आप एंट्री पास करते थे 11वीं में, एंट्री क्या होती थी? एंट्री क्या होती थी? एंट्री होती थी, सबसे पहले होता था बेड डेट, बेड डेट अकाउंट डेबिट। जब कोई बेड डेट होता है तो बेड डेट टू डेटर्स, तो हमने डेटर्स में से कम कर दिया। देखो डेटर कम हो गए हमारे। और यही वाला बेड डेट प्रोविजन भी तो राइट ऑफ होता है। ये वाला बेड डेट ये नुकसान है बिजनेस के लिए, या तो इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नुकसान दिखा देते हैं, या इस नुकसान के लिए कुछ फंड बना रखा है, प्रोविजन का फंड। प्रोविजन बेसिकली होता क्या है? कल को अगर बेड डेट हुए तो इसमें से नुकसान झेल लेंगे। तो जब बेड डेट होते हैं तो इस बेड डेट का नुकसान कौन झेलता है? प्रोविजन ही तो झेलता है।
तो जब प्रोविजन पड़ा था हमारे पास 15,000 का, तो हमने बेड डेट का नुकसान भी झेला होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक और टाइप से आपको बताने का प्रयास करता हूं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। मेरे डेटर्स कम हो गए, बेड डेट हो गए, मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी। बेड डेट अब नुकसान है, ये केवल डेबिट साइड पे है, इसको खत्म भी तो करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो या तो मैं इसको प्रॉफिट और लॉस में डाल सकता हूं, आपने देखा है प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड बेड डेट आते हैं, लेकिन मेरे पास प्रोविजन पड़ा था, इसलिए बेड डेट प्रोविजन से सेट ऑफ हो जाते हैं। तो बेड डेट, जब बेड डेट का क्वेश्चन आता है तो याद रखना, बेड डेट प्रोविजन में से भी माइनस होते हैं, बेड डेट डेटर में से भी माइनस होते हैं। तो बेड डेट अगर एडजस्टमेंट में कभी भी आए और बैलेंस शीट में प्रोविजन है, तो याद रखना बेड डेट के दो ट्रीटमेंट, एक तो डेटर में से माइनस, एक प्रोविजन में से माइनस। तो प्रोविजन हमारे पास अब कितना है? 9,000, और हमें रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट है 6450 की, हमारे पास है 9,000, रिक्वायरमेंट 6450 की है, तो कितना एक्स्ट्रा है? 2550। इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी प्रोविजन, अब खत्म हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बिजनेस का फायदा हो गया क्योंकि प्रोविजन कम हो रहा है अब। 2550। तो आप देख पा रहे हो एंट्री तो एक छोटी सी है, लेकिन बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वो प्रोविजन में से डेटर बेड डेट माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोविजन में से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बेड डेट प्रोविजन माइनस कर देंगे और एक्स्ट्रा बैलेंस यहां पे लिख सकते हैं वो। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। बीइंग प्रोविजन रिटर्न बैक, इसको हम क्या लिखेंगे? रिटर्न बैक। ओके, अब देखो जी, मेरे पास एक गुडविल की एंट्री बची है, मैं गुडविल की एंट्री क्या यहीं लिखवा दूं? इसको रब कर देता हूं, गुडविल की एंट्री यहां लिखवा देता हूं। गुडविल की क्या एंट्री होगी? तो गुडविल की एंट्री मेरे दोस्त, सब आप गुडविल की एंट्री एक बार ट्राई करो। गुडविल 90,000 की है, फर्म की गुडविल। जी को कितनी मिलेगी? जी को कितनी मिलेगी? तो देखो जी का शेयर क्या था? 5/10। तो गुडविल अगर 90,000 की है और जी का शेयर है 5/10, तो कैन यू टेल मी जी को कितनी मिलेगी? टू जी's कैपिटल अकाउंट 45,000, हाफ मिल जाएगी जी को। जी को देगा कौन? तो जी को देंगे रिमेनिंग पार्टनर एन और एस। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों के मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया। ठीक है, कितना कितना देंगे? तो इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, तो 2:3 ही क्या आएगा इनका? गेनिंग रेशियो। तो आओ 45,000 इंटू 2/5, दैट इज 18,000 और इसका मे बी 27,000, दैट इज इक्वल टू 45,000 बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना था। हालांकि एक एंट्री अभी भी रहती है, वो है रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो आपको बांटना पड़ेगा, पर वो मैं समझता हूं आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो आपको अच्छे से आती है।
जो कुछ माइनर से पॉइंट थे वो मैंने इसमें टच करने की आपके साथ कोशिश करी। जैसे कि आप क्या गलती कर सकते थे, वो था एडजस्टमेंट नंबर ए में। दूसरा, मैंने कुछ आज रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको दिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट ब्रॉड रूप में क्लियर हो। बेसिक पढ़ाई तो हो जाती है, पर ब्रॉडली अगर हम ओवरव्यू बाहर का भी देखेंगे तो हमारी चीजें और बेहतर क्लियर होंगी। तो अब हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इस बार लोन वाली सारी जो चीजें हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इस सेशन के लिए लोन और कैपिटल एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमने वो करा भी नहीं। और अब हम अपने न्यू चैप्टर डेथ की ओर चलेंगे। तो हम डेथ करेंगे नेक्स्ट क्लास से।